तो आखिर मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि किसान आंदोलन और उससे जुड़ा हुआ सवाल एमएसपी किसके लिए, क्यों और कब तक? आखिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसका तर्कशास्त्र क्या है? क्या वो एक सही पॉलिसी है? और अगर है तो वो कब तक जारी रहेगी? इसी सवाल पर आज हम लोग बातचीत करेंगे और इस टॉपिक को हम लोग गंभीरता से समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से भारतीय राजनीति का सवाल इस समय बेशक नजर आ रहा है, लेकिन मूल रूप से भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था का सवाल है। एमएसपी का जो सवाल है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की लगभग आधी से थोड़ी कम 45% आबादी खेती पर निर्भर है और एमएसपी उसके जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रही है। हम कुछ स्लाइड्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मुद्दा क्या है और इसका पूरा इतिहास क्या है। देखिए, एमएसपी जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये सरकार एक मैकेनिज्म बनाती है जिसके जरिए किसानों की फसल अगर उन्होंने उगा लिया और वो बेचना चाहते हैं सरकार को, तो सरकार ये गारंटी देती है कि हम आपकी फसल खरीदेंगे और उसके लिए हम आपको कम से कम इतनी कीमत देंगे। अगर आप बाहर कहीं ज्यादा कीमत पे बेच सकते हैं तो अलग बात है, वरना आपको हम इतनी कीमत तो देंगे ही। ये जो मैकेनिज्म है ये इवॉल्व हुआ है भारत में। ये जो प्रथा है, ये जो सिस्टम है, ये 1967-68 के आसपास, 60s की का ये सिस्टम है, 1960 के दशक का। उस समय देश और दुनिया में क्या चल रहा था, अगर आप इसको समझेंगे तब समझ में आएगा कि एमएसपी क्या है और उस समय जो स्थितियां थी क्या वो स्थितियां बदल गई हैं और हम क्या उसको ढो रहे हैं। ये समझने के लिए बहुत जरूरी है, या अब भी जरूरी है, हो सकता है। तो इसके लिए हमको 1960s को समझना होगा। 1960s जो है वो ऐसा समय है जब भारत में बहुत बड़े पैमाने पर अकाल पड़ रहा था। बंगाल, बिहार, ये सारे इलाके जो फसल खराब होती थी तो काफी लोग उसमें तबाह हो रहे थे और पूरे देश में एक तरह से अनाज की कमी थी। तो अनाज की कमी की वजह से और तमाम इसकी वजह से, क्योंकि बहुत नेहरू अर्थव्यवस्था बहुत धीमी गति से चल रही थी और बहुत गरीबी व्याप्त थी, बहुत संकट था। तो ऐसी समय में जब अनाज हमारे पास इतना नहीं था कि हर किसी को हम खिला सके, भारत की सरकार जब इस कार्य में अक्षम थी, भारत के किसान जब इतना उगा ही नहीं रहे तो सबको कैसे खिलाएं, तो विदेश से अनाज आना शुरू हुआ। ये पीएल 480 स्कीम के जरिए अमेरिका से आता था। आप अपने अगर दादा वगैरह से पूछेंगे तो बताएंगे कि अमेरिका से कैसे लाल गेहूं आता था, जो आमतौर पर लोग खाना नहीं चाहते थे। बहुत ही खराब किस्म का गेहूं आता था और उसको बोलते थे कि शिप टू माउथ। शिप मतलब जहाज उतरा और उसका गेहूं आया तो लोग खाएंगे, वरना लोग भूखे भी मर सकते हैं। ये स्थिति थी भारत की उस समय। ऐसे समय में भारत सरकार ने ये सोचा कि ठीक है, अभी तो ये है कि लगभग ये दया के आधार पर अनाज आ रहा है और हम खिला ले रहे हैं, ये सिस्टम बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, तो हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दोहरी रणनीति अपनाई गई। रणनीति ये थी कि एक तरफ तो हम कृषि क्रांति के जरिए, आधुनिक तकनीक के जरिए, बीजों को उन्नत करके हम ज्यादा से ज्यादा फसल लेने की कोशिश करेंगे, इरिगेशन वगैरह पर, सिंचाई पर ज्यादा ध्यान देंगे और ज्यादा से ज्यादा हमको अनाज उग सके इसकी हम कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक कोशिश और ये हुई कि जो किसान उगा लेंगे उनको ये आश्वासन देना पड़ेगा कि अगर आपने उगा लिया तो हम आपका खरीद लेंगे। तो एमएसपी यहीं से आया कि आप उगाइए, चिंता मत कीजिए, आपका अनाज हम खरीद लेंगे। यहां से वो सिस्टम आता है। तो ये जो सिस्टम इवॉल्व हुआ है ये वहां से हुआ है। वहां तक तो ये उसकी एक उपयोगिता थी, महत्व था और इसका फायदा किसानों को भी मिला, पूरे देश को मिला। कि एक तरफ तो कृषि क्रांति हो रही थी, उसमें एमएस स्वामीनाथन जिनको भारत रत्न मिला और नॉर्मन बोरलॉग, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े। आज हमारी जितनी जरूरत है उससे हम बहुत ज्यादा अनाज इस समय भारत जो है वो उगाता है। तो ऐसे समय में सवाल ये उठता है कि जिस समय चीजें बदल गई हैं, अब हम उतना अनाज उगाने लगे हैं कि हमें अब कोई कमी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या हम इस पूरे सिस्टम को जारी रखना चाहेंगे। एक आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं, जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में ये खबर छपी कि जो एफसीआई के पास चावल का स्टॉक है, वो जितने स्टॉक की जरूरत है उससे 5 गुना ज्यादा स्टॉक हमारे पास जमा है। पिछले साल की 1 जनवरी का ये आंकड़ा है, वो लगभग इस समय और बढ़ चुका है। तो आपकी जरूरत थी 70 लाख टन की और आपके पास 400 लाख
चावल आपके पास सुरक्षित है। तो भारत में इस समय गेहूं और चावल की जो स्थिति है, उसका बफर स्टॉक असल में इतना ज्यादा है कि इस समय भारत के जो गोदाम है, देखिए गेहूं की भी स्थिति जो है वो लगभग उसी तरह की है। तो ऐसी स्थिति में आप ये आंकड़ा देखिए जो भारत सरकार ने दिया है कि कुल प्रोक्योरमेंट जो है वो लगातार बढ़ रहा है, वो पहले से ज्यादा होता जा रहा है। 22-23 में जो आपका गेहूं जो सरकारी खरीद हुई वो 187 लाख टन हुई, वो अगले साल जाके 262 लाख टन हो गई। और जो पैडी है धान, ये तो और बहुत ही ज्यादा है। अभी ये स्थिति जो बन गई है, 800 लाख टन से भी ज्यादा आपको चावल की खरीद हो रही है। अभी इसकी वजह से समस्या ये हो गई है कि भारत में अनाज जो है वो जरूरत से बहुत ज्यादा असल में अनाज इस समय स्टॉक है, और चूंकि गोदाम तो उतने हैं नहीं, गोदाम आप कितना बनाएंगे, तो बहुत बड़ी संख्या में अनाज, बहुत बड़ी मात्रा में अनाज इस समय सड़ रहा है भारत में, और वो बर्बाद हो रहा है क्योंकि आपकी एक रिक्वायरमेंट है। और इस समय एक और महत्वपूर्ण मैं आपको दिखाता हूं कि जो राज्य हैं, इसको आप फुल स्क्रीन पर देखिए तब आपको समझ में आएगा क्या स्थिति है। कोई भी राज्य इस समय भारत में ऐसा नहीं है जिसके पास अपना अनाज पर्याप्त नहीं है। छत्तीसगढ़, ये सभी लोग इतनी बड़ी मात्रा में दे पा रहे हैं सेंट्रल पूल को, जिसका मतलब है कि भारत अपनी जरूरतें न सिर्फ पूरा कर रहा है, सारे राज्य अपनी जरूरतें न सिर्फ पूरी कर रहे हैं बल्कि उनके पास सरप्लस देने के लिए है। ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि क्या हमें पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी से फिर अब भी इतनी बड़ी मात्रा में अनाज खरीदने की जरूरत है सरकारी रेट पर? और इसकी वजह से ये भी हो रहा है कि आप क्या कर रहे हैं इस अनाज को खरीद कर? भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री फूड ग्रेन दे रही है, 5 किलो प्रति व्यक्ति। अभी इसकी वजह से बहुत सारे जगहों पर लोगों ने अनाज उगाना ही बंद कर दिया है, क्योंकि आप अनाज उगाकर जिस रेट पे बेचने जाएंगे उससे सस्ते पे तो लगभग मुफ्त में सरकार दे रही है। तो ऐसी स्थिति में खेती भी इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। दूसरा बुरा असर ये हो रहा है कि देखिए, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी ये सब चावल या धान के इलाके नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके पास अब इस समय लगभग फ्री बिजली है और इरिगेशन की व्यवस्था हो गई, नहरें आ गई हैं और आपके पास टेक्नोलॉजी है, तो आप बेहिसाब यहाँ पर धान उगा रहे हैं। धान उगाने की वजह से आपका वाटर टेबल अब नीचे जा रहा है और पानी अब ये जो है का स्तर नीचे जा रहा है। इसके अलावा चूंकि धान गेहूं का जो साइकिल है, इसको पूरा करने के लिए आपको फिर बीच में जो स्टबल है, जो पुआल है, उसको आपको जलाना पड़ रहा है ताकि आपका अगली फसल आप ले सकें। तो पॉल्यूशन भी उसकी वजह से बढ़ रहा है। पूरे उत्तर भारत में, खास करके दिल्ली के आसपास 400-500 किलोमीटर के एरिया में जो पॉल्यूशन है वो भी इसी धान गेहूं के साइकिल की वजह से आ रहा है। तो ये जो पूरी जो समस्या आई है कि इसकी आदत एक्चुअली जो है लगभग पड़ी हुई है सरकार को भी देने की और किसानों को भी लेने की। इसकी वजह से जो पंजाब हरियाणा के किसान हैं वो ज्यादा लाभकारी फसल जो हो सकती है या भारत को जिसकी जरूरत है। अभी मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं, संभवतः वो मैंने कहीं पर लिख रखा है। 10 अरब डॉलर का जो भारत है वो तिलहन विदेश से मंगाता है। जो सरसों, तिल, ये सब जो प्रोड्यूस है ये विदेश से आ रहा है, क्योंकि आप किसान इसको उगा नहीं रहे हैं। और जबकि पंजाब हरियाणा की जमीन बिल्कुल सरसों के लिए उपयुक्त है। तो ये जो आपकी जो फसल का पूरा पूरा तंत्र है वो बिगड़ जा रहा है, क्योंकि आप आर्टिफिशियली कुछ फसल की कीमत को आप ऊपर किए हुए हैं। और इसमें एक्चुअली बहुत सारा वेस्टेड इंटरेस्ट भी है, बहुत लोगों को बहुत तरह के फायदे हैं। और आपको जैसे मैंने एक आंकड़े में दिखाया कि ये लगातार आपको जरूरत हो या ना हो, आपको ये बढ़ता जाएगा। आपकी प्रोक्योरमेंट हर पिछले साल के मुकाबले इस साल आपकी बढ़ के जाएगी, और आपको रेट भी हर साल आपको बढ़ाना पड़ेगा आर्टिफिशियली, जरूरत हो या ना हो, आपके पास गोदाम हो या ना हो, स्टॉक आप रख पाए या ना रख पाए। तो ये एक खास इलाके से निश्चित रूप से उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी भारत में खाद्यान्न के मामले में, उसको आत्मनिर्भर बनाने में। लेकिन क्या अब एक तरह से उनका जो योगदान था उसकी भरपाई नहीं हो गई है? क्या वो पूरा नहीं हुआ कि आपने ठीक है अच्छा अनाज उगाया, और अनाज भी इसलिए उगाया क्योंकि सरकार ने वहां इन्वेस्ट किया, वहां पर जो नदियां थी उसके नहर निकाले, बड़े बड़े डैम बनाए, भाखड़ा, नंगल वगैरह डैम, इतने सारे डैम बनाए। इसकी वजह से
आप यहाँ पर आपकी फसल ज़्यादा हुई, उस फसल को खरीदा गया, उसके वजह से आपके पास समृद्धि आई। लेकिन इसके अब जब हमको पूरे तेलंगाना बहुत ज़्यादा वहाँ पर धान की फसल है और बेहिसाब है। वो मतलब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन है कि तेलंगाना एक और स्टेट को खिला सकता है। अभी वहाँ पर आप हरियाणा का चावल क्यों ले जाना चाहते हैं? इसमें समस्या है। इसको हमको दरअसल समझना पड़ेगा कि आप आर्टिफ़िशियली पूरे अर्थव्यवस्था को अगर आप ट्विक करने की कोशिश करेंगे, इधर मुड़ना, उधर मुड़ना, आप कहीं न कहीं इसको मार्केट पर छोड़िए। मार्केट में हो सकता है कि उससे किसानों को नुकसान होगा, ज़रूरी नहीं है। दुनिया के बहुत सारे देश, ज़्यादातर देश एमएसपी जैसी कोई मेथड नहीं है। किसान वहाँ पर खुशहाल हैं। ज़्यादा मतलब वो अनाज उगा रहे हैं, टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मार्केट में कौन-सी फसल ज़्यादा महँगी बिकेगी, उसकी तरफ जा रहे हैं। तो ये जो एक मार्केट और खेत के बीच जो एक संतुलन बनना चाहिए, उस संतुलन को आप अगर सरकारी तरीके से आप बनाने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट जो है वो कई बार बहुत अच्छा लेवलर है। वो एक सिस्टम जो इवॉल्व कराता है, वही ज़्यादा टिकाऊ सिस्टम है। सरकार आर्टिफ़िशियली जिस तरह से एमएसपी के ज़रिए किसानों को, और दिल्ली के आस-पास होने की वजह से यहाँ के किसान थोड़ा डिस्प्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस भी होल्ड करते हैं। उनको थोड़ा कुछ लगता है तो वो लाख 2 लाख आ जाते हैं। यही अगर तेलंगाना के किसान अपने अपने डिमांड को लेकर आना चाहे तो वो कैसे आए? तो उसकी माँग तो कभी पूरी नहीं होगी। तो ये असल में समस्याएँ हैं। इसको इसको मेरे ख्याल से बहुत सुसंगत तरीके से इसको हल करने की ज़रूरत है। ये किसी के लिए भी लाभकारी नहीं है। एमएसपी का जो पूरा सिस्टम है, इसकी वजह से फसल जो अनाज है वो बर्बाद हो रहा है। गोदाम में आपके पास जगह नहीं है। आपने खुले में रख छोड़ा है एफसीआई ने जगह-जगह पर, और आप देखते हैं लगातार खबरें आती है ना कि इतना अनाज, इतने टन अनाज सड़ गया और उसमें अंकुर उगा है, पानी पर आ गया तो पानी में भीग रहा है, सड़ रहा है, तो और वो दीमक खा गए। ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास उस स्टॉक को रखने की कैपेसिटी नहीं है। और वो चूँकि कैपेसिटी नहीं है, तो ऐसी हालत में अगर आप एक बहुत आर्टिफ़िशियल तरीके से खरीदारी कर लेंगे, तो उस खरीदारी का आप अल्टीमेटली करेंगे क्या? सवाल ये है कि आपने ले लिया, अभी लेकिन उसका कोई आपके पास तो कोई समझ में आ नहीं रहा है कि आपको क्या करना है। ये आर्टिफ़िशियल तरीके से जो एपीएमसीज़ और फिर एमएसपी का ये जो मिला-जुला एक सिस्टम बना है, इससे भारत का मुझे नहीं लगता है कोई भला हो रहा है। तो आप लोग इस पे विचार कीजिए, और किसानों को भी सोचना चाहिए कि एमएसपी की वजह से उनको वो अनंत काल तक तो चलना नहीं है। भारत अनंत काल तक अपने गोदाम भर के और उसको अनाज को सड़ा नहीं सकता है। ये चलना नहीं है, एक समय तो ये डिसमेंटल होना ही होना है, और इसका लोड भी अर्थव्यवस्था पे इतना ज़्यादा है। तो अच्छा है कि अभी समय है, वो अपने ढंग से अपनी कृषि को नए ढंग से इवॉल्व करें, मार्केट की ज़रूरत को समझें और उसके हिसाब से फसल उगाएँ। ये ज़बरदस्ती और जिद छोड़ दें कि हमको, क्योंकि एमएसपी पर धान की खरीद होती है, इसलिए हम पंजाब और हरियाणा में मतलब ज़मीन के नीचे से पानी निकाल कर धान उगाएँगे, और जो धान उगाने वाले इलाके हैं उनका उनके धा उन वो मतलब वो फिर क्या करेंगे? तो ये पूरा सवाल मुझे लगता है कि बहुत गंभीर है, और इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।